नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज बात सुशासन की। क्यों जरूरी है सुशासन, और अलग अलग तंत्र के हिसाब से अगर समझें, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से समझें, तो हर क्षेत्र में सुशासन की महत्वता कितनी जरूरी है। और आज बात करेंगे बाल कल्याण की, आज बात करेंगे बाल अधिकार क्षेत्र की, कि कैसे उस क्षेत्र में, या यूं कहें कि देश का जो बचपन है या देश की आने वाली पीढ़ी है, उसके क्षेत्र में काम करने वाली जो तंत्र है, उसमें सुशासन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, या सुशासन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विशेषज्ञ हैं बाल अधिकार के। राघवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, चूंकि लंबा अनुभव आपका बाल अधिकार क्षेत्र में काम करने को रहा है, बच्चों के क्षेत्र में आपने काम किया है, और कैसे उनको उनके अधिकार मिले, कैसे बच्चों का कल्याण हो, और कैसे समाज में जो उनके अधिकार हैं उनको वो अच्छी तरीके से ले पाएँ, इसके क्षेत्र में आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। विधि के क्षेत्र में आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। सुशासन की अगर बात करें सर, सबसे पहले तो आपके नजरिए से सुशासन क्या है, आप कैसे उसको परिभाषित करेंगे, उसके बाद हम इस विषय को और विस्तारित करेंगे। आदित्य जी, अगर मैं एक शब्द में कहूं सुशासन को, तो शासन की वो व्यवस्था जो व्यवस्थाओं के साथ साथ में संवेदना के साथ चलती है। अगर किसी व्यवस्था के अंदर से संवेदना हटा दी जाए तो वो कितनी भी अच्छी हो, वह सुशासन नहीं हो सकता। जब मैं किसी बच्चे को देखता हूँ, उस बच्चे को देख करके मुझे दर्द होता है, मेरे बच्चे जैसा वो लगने लगता है, मेरे मन में उस बच्चे के प्रति संवेदना जागने लगती है। तो चाहे वो व्यक्ति में हो, चाहे प्रशासन में हो, समाज में हो, जहां भी है, वहां अगर संवेदना है तो वह सुशासन है। तंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है सर। सुशासन को कुशासन में बदलने में वक्त नहीं लगता है। समय पर मॉनिटरिंग होना जरूरी है, नीतियां जो बन रही हैं वो ठीक ढंग से काम करें, यही सुशासन के कुछ तत्व होते हैं। वर्तमान परिदृश्य में अगर समझें, जो हमारा तंत्र है, जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है, बाल कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहा है, क्या आपको लगता है उसमें सुशासन है, वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं? आदित्य जी, मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होगी कि जब सुशासन की हम बात करते हैं, मैं अगर आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, मध्य प्रदेश में कुछ, पूरे देश में घटनाएं हुई होंगी, मध्य प्रदेश में घटना हुई जिसमें नवजात बच्ची, छोटी बच्ची, माइनर बच्चियों के साथ में जब रेप की घटना हुई, सरकार ने और जो संस्थाएं बच्चों के लिए काम करती हैं, प्रोएक्टिव होकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया। अगर छोटी बच्चियों के, माइनर बच्चियों के साथ में कोई इस तरह की घटना होती है, उसमें डेथ पेनल किया जाएगा। मुझे लगता है सुशासन और संवेदना का इस सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके मन में भी पहली बार विचार आया है। वास्तव में यही आया है कि वो बच्चे हैं जो अपनी जुबान नहीं बोल सकते, ये वो बच्चे हैं जो अपना भला बुरा नहीं जानते, ये वो बच्चे हैं जो वासना और वात्सल में अंतर नहीं समझते। वह नहीं समझते हैं कि जो व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है वो वासना में कर रहा है कि वात्सल में कर रहा है। जब ऐसे बच्चों के साथ अगर कोई घटना होती है तो मुझे लगता है यह शासन ने जिस संवेदना के साथ काम किया है, सुशासन ही यही है जिसने कहा कि ऐसी कोई घटना होती है तो हम मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। क्या लगता है आपको, कई उद्देश्य होते हैं सर, बाल कल्याण का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, बाल अधिकारों की अगर बात इस देश में होती है और लंबे अरसे से हो रही है, तो एक बहुत बड़ा उसका उद्देश्य है उसके पीछे, और उसकी पूर्ति के लिए हम सब काम कर रहे हैं, समाज काम करता है, तंत्र काम करता है, आप जैसे लोग काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि बिना सुशासन के उस उद्देश्य की पूर्ति होना मुश्किल है, जरूरी है इसलिए? बिल्कुल, सुशासन के बगैर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। जैसे किसी ने कहा है कि आपकी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां किसी की चेहरा आ जाता है, आपकी लाठी की सीमा में समाप्त हो जाती है। अगर हम अपनी स्वतंत्रता के नाम पर उसकी सीमा को लांघने लगेंगे तो मुझे लगता है यही कुशासन है, और जहां लगता है कि हमें इस सीमा को नहीं लांघना है, यही सुशासन है। और सुशासन और उसमें बहुत महीन अंतर है। मैं कहूं कि केवल हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने लगे तो सुशासन व्यक्ति को कर्तव्य पालन की तरफ देने की प्रेरणा और अपने अधिकारों की ओर जागरूकता, यही सुशासन है। सर, सुशासन को कुशासन में बदलने में वक्त नहीं लगता है, अगर उसकी ठीक तरीके से देखरेख ना हो, सही मॉनिटरिंग ना हो, और सही नेतृत्व क्षमता अगर उसके अंदर ना हो, तो वो कुशासन में बहुत जल्दी बदल सकती है। और एक बहुत बड़ा रोल इसमें सरकारों का होता है कि वो कैसे उस तंत्र को मजबूत रखे, कैसे वो सुशासन बना रहे, उस पर काम करे। कितनी बड़ी भूमिका आप मानते हैं तंत्र की, सरकार की, जो नीति निर्धारक हैं उनकी? आदित्य जी, मुझे एक
शायद इससे रिलेवेंट आपको ना लगता हो एक विषय मैं जरूर इसमें छूना चाहूँगा। जैसे मैं कहूँ, जब हम बच्चों की बात करते हैं, जो बच्चे 0 से 18 वर्ष तक के हैं, एक हिसाब से देखा जाए वो सरकारों की प्रायोरिटी में शायद वोट ना होने की वजह से अभी तक नहीं आते थे। लेकिन जब से नए कानून आए हैं, सरकार ने कानूनों ने अपने आकार को और बढ़ाया है, उनकी सुरक्षा और संवेदना के प्रति जैसे वो आगे बढ़े हैं, तो उसमें उस वजह से ये सब कवर होने लगा है। और मुझे लगता है कि अब बच्चों के मामले में सरकार, न्यायालय, समाज, व्यवस्थाएं सब इतनी सक्रिय हैं कि अगर कोई भी घटना होती है, सारी संस्थाएं प्रोएक्टिव होकर के खड़ी हो जाती हैं और बच्चों के अधिकारों के लिए बहुत काम करने लगे हैं। और बच्चों के अधिकारों में सुशासन जैसी व्यवस्था, मैं बार बार कहूंगा, सुशासन कुछ अलग से कुछ नहीं है, इस व्यवस्था के अंदर की संवेदना ही सुशासन है। अगर किसी अधिकारी को लगता है कि ये काम तुरंत आज का आज ही होना चाहिए, तो यह सुशासन की परिभाषा है। एक बड़ा अच्छा शब्द चलता है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। वास्तव में समय पर न्याय ना मिलना यह कुशासन है, और समय पर न्याय मिलना यही सुशासन है। क्या लगता है आपको सर कि चूंकि जिन बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही हैं, कई बार उनको भी नहीं पता होता कि उनके अधिकार क्या हैं, कई बार उनको भी नहीं पता होता कि उनके लिए क्या क्या कानून हैं जिसके तहत अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उसका लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ काम हमारा होता है, समाज सेवी संस्थाओं का होता है, आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का होता है कि वो भी उन तक ये पहुँचाएं कि समाज में, देश में उनके लिए क्या क्या है, क्या उनके अधिकार है, तो वो बौद्धिक विकास उनके अंदर हो। इसको लेकर किस तरीके के प्रयास होते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं आपको? क्योंकि एक अच्छे सुशासन तो आप कर दोगे, आप एक पूरी नीति बना लोगे, तंत्र को बहुत मजबूत कर दोगे, नियत उसमें साफ कर दोगे, काम बहुत जल्दी होंगे, लेकिन अगर पता ही नहीं होगा, जो बच्चा है उसको ही नहीं पता होगा कि उसके अधिकार क्या हैं, उसको क्या कुछ मिलना चाहिए, उसके अंदर बौद्धिक विकास कैसे हो? इसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। और दूसरा मैं कहूँ, आज हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, समाज का स्तंभ मीडिया इसको हम कहें तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें इन चीज़ों को बहुत गहराई से कवर किया गया है। हम अधिकारों की भी चर्चा करते हैं और कर्तव्यों की भी चर्चा करते हैं। इसलिए स्कूल में छोटे से बच्चों को गुड टच बैड टच बताना, वो नंबर्स, चाहे वो चाइल्ड लाइन हो, चाहे वो अलग अलग से नंबर्स हो, बच्चों को जानकारी देना, मुझे लगता है जिसमें जिस तरह से संस्थाओं का योगदान है, वैसे ही माता पिता को भी बहुत चिंता करना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो माता पिता 24 घंटे में 1 घंटे अगर अपने बच्चों की बात सुन लेंगे, तो मुझे लगता है बच्चों के साथ होने वाले अन्याय को, बच्चों के साथ होने वाली समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो सुशासन केवल प्रशासन से ही संबंध नहीं है। मैं मानता हूं जो माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, जिन माता पिता को बच्चों को समय देना न चाहिए, वो देना भी अपने आप में अगर वो समय देते हैं तो वैविक सुशासन की परिभाषा में आता है। और सुशासन परिवार से भी चलता है, सुशासन समाज से भी चलता है, सुशासन प्रशासन से भी चलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली सर आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र किया। ये वो शिक्षा नीति सर जो अगले कई वर्षों के बाद इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। जब ये बनके सामने आई तो उसको अध्ययन करने में भी थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि कई सारे प्रावधान उसके अंदर जोड़े गए थे और वो प्रावधान थे जिस पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। लेकिन जब उसको बहुत गंभीरता से उसको पढ़ा तो ये पाया कि इसके परिणाम दूरगामी होंगे। क्या आपको लगता है कि जो एक हमारी जो अगली पीढ़ी अब तैयार होगी, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को के तहत पर तैयार होगी, जिसमें उसके कौशल विकास का भी ध्यान रखा गया है, उसके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखा गया है, और उसको इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि वो एक समय के बाद, यानी कि स्कूल शिक्षा खत्म करने के बाद ही वो इस लायक बन जाए कि उसको उसके अंदर कौशल भी हो, उसके अंदर बौद्धिक विकास भी हो सके। ऐसे में जब हम बात सुशासन की करते हैं और खासकर उन बच्चों की करते हैं जिन बच्चों के लिए हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्या वो शिक्षा नीति उनको उस लायक बनाएगी? क्या वो शिक्षा नीति उनको उस स्तर पर जाकर बौद्धिक तौर पर मजबूत करेगी जिसके उद्देश्य के लिए हम आप जैसे लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल आदित्य जी, 1986 के बाद इस देश के अंदर शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ है। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, शिक्षा के तरीके हों, शिक्षा में ढांचागत जो आवश्यकता थी उन पर देखा जाए, नहीं हुआ है। और मैं मानता हूं, और हम सभी लोग भी मानते हैं इसको, कि अगर समाज में कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, समाज का संपूर्ण भला हो सकता है, समाज के संपूर्ण तंत्रों को ठीक किया सकता है, तो वह शिक्षा ही है।
6 के बाद अभी शिक्षा के ऊपर विचार हुआ। पिछले 4-5 साल तक लगातार विद्वान ने उस पर काम किया है। मुझे लगता है, मैं आयोग अध्यक्ष होने के नाते भी जब मैं देखता था, हम लोगों ने भी दसियों बार मीटिंग करके कई सुझाव दिए हैं, और हम जो सुझाव देते थे, हम देखते थे वो सुझाव उसमें शामिल होते हैं। जब शामिल होते हैं तो लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही देश भर में और अधिक लोगों ने सोचा है। तो आने वाली जो नई शिक्षा नीति है, इसके परिणाम आपको आने वाले 10 सालों में दिखेंगे, और एक जिम्मेदार नागरिक, एक राष्ट्र नागरिक, एक स्किल्ड आपको व्यक्ति मिलेगा जो वास्तव में रोजगार के लिए भटकेगा नहीं, जिसके पास रोजगार होगा, इसके हाथ में कला होगा, कौशल होगा। और मैं मानता हूं ये शिक्षा नीति एक संपूर्ण व्यवस्था का एक पैकेज है। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कर, सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अत्याधिक ठंड से बाहर रहने और काम करने वालों को फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और हाइपोथर्मिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गर्म प्रदेश से ठंडी जगह जाने वाले मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं। खुली त्वचा को ढकें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक गर्म कपड़े पहने। पसीने से भरे कपड़े हानिकारक हो सकते हैं, तुरंत बदलें। दिन के धूप वाले समय में काम करें और ढकी हुई जगह पे छोटे छोटे विराम भी लें। गर्म पेय पीते रहें। शराब मत पिए। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरे या अन्य मुफ्त आवास में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। गर्म रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। बाल आयोग की आपने बात की सर, और बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जहां पर बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की बात की जाए, या बच्चों से संबंधित कोई भी ऐसे बात जो शायद उनके पक्ष में नहीं हो या उनको दिक्कत पैदा करने वाले हो, वो आयोग उस पर नजर रखता है। चूंकि एक लंबे समय आपने उसमें काम किया, और क्या अनुभव आपका रहा? इस तरीके के मामले समाज में बदलते गए, जो उसकी मामले जब आते थे तो हमने देखा कि समय के साथ उन मामलों के स्वरूप बदले, मामलों की स्थितियां बदली। क्या आपको लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में ऐसी कौन सी वो दिक्कतें थी, ऐसे कौन से वो अपराध थे, ऐसे कौन से वो मामले थे जो बहुत ज्यादा अब आ रहे हैं हमारे सामने? आदित्य जी, अगर मैं इसमें कहूँ तो डेटा की तरफ अगर मैं इसका एक विश्लेषण करता हूँ तो NCRB का जो डेटा बोलता है उसके अनुसार देखते हैं तो बड़ी संख्या में बच्चों के साथ अपराध उनके द्वारा होते हैं जिनको बच्चा पहले से जानता है। हाँ, मैं कहूँ बच्चा जिनके ऊपर विश्वास करता है। मैंने जैसे कहा था कि बच्चा परिवार के लोग उसमें ज्यादा उसमें परिवार के लोग हो सकते हैं, परिचित हो सकते हैं, और भी हैं। जैसे मैंने एक शब्द अभी बोला था कि वो बच्चा तो वासना और वात्सल में अंतर ही नहीं समझता। जो अंकल, जो भाई, जो मित्र, जो ड्राइवर, जो व्यक्ति उसके कंधे पे, उसके सर पे हाथ रख रहा है, बच्चा ये नहीं जानता ये वासना में बात कर रहा है कि वात्सल में बात कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ मैं 10, 12, 15 साल में देखूं तो सरकारों ने भी उस पर बहुत काम किया है, समाज ने भी बहुत काम किया है, सामाजिक संस्थाओं ने बहुत काम किया है। तो एक बड़ी जागरूकता आई है, और वो जागरूकता इस हद तक आ गई है, पहले कोई घटना हो जाए तो सबसे पहले तो बच्चा नहीं अपने घर में बताता। हाँ। बच्चे ने बता दिया तो परिवार वाले छुपा लेते हैं, परिवार वालों ने छुपा लिया तो मोहल्ले वाले उसको आगे नहीं जाने देते। इन सब के बाद अगर वो 7 समंदर पार करके पुलिस स्टेशन पहुंच भी गया तो वहां भी उसको न्याय नहीं मिलता। तो ऐसा लगता है कि सारी मर्यादाएं खत्म हो गई और न्याय नहीं मिला, इससे निराशा होती है, और निराशा उसको एक स्थायी हताशा में बदल देती थी। लेकिन पिछले समय में जब से पॉक्सो एक्ट आया, JJ एक्ट आया, और नए नए कानून आए हैं संसद में से पास होकर के, तो उसमें बच्चों को न्याय मिलने लगा है।
जो न्याय मिलने लगा है, इससे लोग उसकी कंप्लेंट भी करने लगे हैं। तो मुझे लगता है यह, चाहे आप सुशासन से कहें, सुशासन से भी का ही परिणाम है ये, और शिक्षा का भी है और जागरूकता का भी है। लेकिन सर बात तो यहाँ ये भी होती है ना कि आपने कानून की बात की, आपने पॉक्सो एक्ट की बात की, ये बात सच है कि न्याय मिल रहा है बच्चों को। अगर कोई अपराध उनके साथ घट रहा है तो हमने लोगों को फांसी के फंदे के पर चढ़ने की सजा तक पाते हुए हाल में देखा है कई केसेस में, और बहुत जल्दी देखा है, फास्ट में जाते हुए उस मामले को चलते हुए देखा है। लेकिन सवाल ये, आप ही ने कहा कि सुशासन सिर्फ तंत्र पे जरूरी नहीं होता, समाज में भी जरूरी होता है। समाज के लोग, आप हम के बीच में भी जो लोग हैं उनमें भी सुशासन होना बहुत जरूरी है। बच्चा परिवार से भी दिखता है, लेकिन अपराध घटे ही ना, ये तो जिम्मेदारी समाज की होती है, हमें ही उस पर काम करना है। क्या हम वो माइंडसेट तैयार करने में सफल हो पा रहे हैं कि अपराध घट जाएगा तो उसको सजा तो मिल ही जाएगी, लेकिन अपराध घटे ही ना, इसको लेकर किस तरीके से हम काम करें? मैं मानता हूं उसका सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा ही होती है। और जो व्यक्ति जहां खड़ा है, अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा शब्द है, उसको बोलते हैं डू योर विट, अपने हिस्से की ईमानदारी। अगर हम इसको समाज में ठीक से स्थापित कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, जो व्यक्ति जहां खड़ा है वो क्या उस ईमानदारी का पालन करता है, अगर यह होने लगे तो मैं मानता हूं समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और समाज में इस तरह की घटनाएं अगर होती भी हैं, बहुत छोटी संख्या में कहीं होती हैं, तो तुरंत उसको सजा मिलती है। समय पर सजा मिल जाना भी इन घटनाओं को रोकने में सहायक होता है। मध्य प्रदेश ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया है। अभी तक मुझे लगता है लगभग 50 से अधिक लोगों को फांसी की सजा हुई है। कुछ घटनाओं में मुझे मालूम है 7 दिन के अंदर फांसी की सजा हुई है। और इसको और अभी अधिक स्पीड से करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अभी जो स्पीड है वो ना के बराबर है, क्योंकि जिस बच्चे के साथ आज अन्याय हुआ है, 10 साल बाद अगर हम उसको न्याय दे भी दिया तो वो न्याय ना मिलने जैसा है, उसके जीवन को बहुत ही वो खराब कर देता है। इसलिए उसमें सभी की आवश्यकता है। मैं कहूँ लेखक हैं, उनको वैसे लेख लिखना पड़ेंगे, कवि हैं, उनको वैसी कविताएं बोलना पड़ेंगी, जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, जिनकी समाजों में बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, उनके बहुत फॉलोअर हैं, उनको भी अपने प्रवचन, अपने भाषण में ये सब बातें जोड़ना पड़ेंगी। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छे बड़ा उस समय टच किया था कि हम सब इन सब चीजों से इतने गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। और हम बस में जेंडर वाइज बड़ा वो करने लगते हैं। बेटी से हमेशा पूछते हैं कितनी देर तक कहाँ थी, बेटे से नहीं पूछते हैं। तो जब हम घरों में पूछताछ करने लगेंगे, पहले हमारी पुरानी परंपरा में था, दादा दादी संयुक्त परिवार, इन व्यवस्थाओं में हर व्यक्ति पर कोई ना कोई नजर रखता था, उसके मन की बात सुन ली जाती थी, उसके साथ कोई घटना हुई है तो उसको सुनते थे, तो ये घटनाएं नहीं होती थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बड़ा अच्छा एक संदेश था छोटा सा। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो स्कूल से आकर के अपनी माँ से कुछ कहना चाहता है, माँ अपने काम में व्यस्त है, वो किसी टीवी का सीरियल देख रही है, कुछ देख रही है, बच्चा 5-7 मिनट घूमता है पर वो अपनी बात नहीं कह पाता है। वीडियो का सेकंड पार्ट आता है, वो बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा ऑफिस से आ रहा है और माँ वृद्ध हो गई, वो कुछ कहना चाहती है, बच्चा अपने काम में लगा हुआ है, तो बोलते हैं यह स्थिति आपने ही पैदा की है। जब वो कहना चाहता था आपने नहीं सुना, वो आप कहना चाहते हैं वो नहीं सुनेगा। तो इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा हमें। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर। लेकिन सर, समाज में कई बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य नहीं हैं, दिव्यांग हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियों में हैं जो सामान्य बच्चों की तरह नहीं हो पाते, लेकिन उन कानून तो उनके लिए भी हैं, अधिकार तो उनके लिए भी हैं, तमाम राइट्स उनके लिए भी हैं। उनको मुख्य धारा से जोड़ना हम सबकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, समाज सेवियों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, संस्थाओं की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप तो आयोग में भी रहे हैं सर, और लंबे समय से आप बच्चों के क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए समाज को कैसे आगे आना होगा और कैसे काम कर रहा है? ये सवाल सर इसलिए भी कर रहा हूँ आपसे क्योंकि आप मुझे पता है कि आप नेत्रहीन क्रिकेट संघ के भी पदाधिकारी हैं और लंबे समय से उस पर काम कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण उसको मानते हैं? मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, और मैं मानूं अगर मैं प्रायोरिटी की अगर कोई लिस्टिंग होती है तो सबसे पहले उसी को रखना चाहूँगा। और इसमें सरकारों ने भी बहुत काम किया, मुझे बताती हूँ बड़ी खुशी होगी। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, अपना महिला बाल विकास विभाग है, सरकार की व्यवस्थाएं। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ इसमें सरकार काफ़ी नहीं होती है जब तक समाज उसमें सहयोगी नहीं बनेगा। समाज के हर एक नागरिक को अपने कर्तव्य बोध को मान करके इसको नहीं करेगा, तब तक यह काम नहीं हो सकता। हम लोग ब्लाइंड क्रिकेट के लिए काम करते हैं। हम लोग देखते हैं आदित्य जी, बहुत छोटी छोटी जगह से हमारे साथ में एक हमारा बहुत अच्छा खिलाड़ी है, सोनू गोलकर नाम है, वो वीगन गांव के एक बहुत छोटे से गांव का रहने वाला है। कोल ट्राइब है। आप कल्पना कीजिए, पहले वीगन गांव पिछड़ा हुआ जगह, वहां से कोल ट्राइब बच्चा, फिर वो दिव्यांग, उसको दिखता ना हो, कितनी विषम परिस्थितियां होगी। लेकिन आज
वो भारतीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है, कई देशों में खेलता है। तो हम मानते हैं कि ऐसे लोगों को बाहर निकालने से बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो हमने पिछले 10-15 साल से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में हमने प्रयास किया, हजारों बच्चों को हमने उस सामान्य परिस्थितियों से निकाला है और उनको एक बहुत अच्छी परिस्थिति देने का प्रयास किया है। मुझे बताती और खुशी होगी कि पिछले वर्ष से हम लोगों ने बच्चियों के लिए, ब्लाइंड बच्चियों का एक क्रिकेट का शुरू किया है हम लोगों ने। हमारी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी टीम बनी है, बच्चियां बहुत अच्छा खेलती हैं। अगले वर्ष लंदन में बच्चियों का, ब्लाइंड बच्चियों का वर्ल्ड कप होने वाला है। मैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, हमारा प्रयास है कि हमारे मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन उस ब्लाइंड वर्ल्ड कप लंदन में हो। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए मध्य प्रदेश में हम लगभग 2000 बच्चियों को कोचिंग दे रहे हैं और उस कोचिंग के माध्यम से जो अच्छा टैलेंट होगा उसको निकाल करके हम भारत की टीम में भेजेंगे। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार है। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं। निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलीथीन शीट ढककर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। सर, ये तो बात क्रिकेट की हो गई, कई और गतिविधियां भी होती हैं। उनके क्षेत्र में अगर देखें तो हम कितने आश्वस्त मानते हैं अपने आप को? आपको क्या लगता है कि कितने आश्वस्त हम हो सकते हैं कि जो अन्य गतिविधियां हैं उसमें बच्चों को एक दूसरे से कदम मिलाकर चलने के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो दिव्यांग हैं या सामान्य नहीं हैं, उनके लिए? मैं अभी भी मानता हूँ कि चुनौतियां बहुत हैं। जैसे मैंने कहा, सरकार के प्रयास काफी हैं लेकिन वो नाकाफी हैं, बहुत कम है। और अधिक संवेदना के साथ सरकारों को भी काम करने की आवश्यकता है और इनमें सबसे ज्यादा काम करने की जो आवश्यकता है वो समाज की ही है। समाज जितना आगे होगा, मैं आपको एक उदाहरण दूं, अच्छे उदाहरण समाज के साथ आना चाहिए, समाज के सामने आना चाहिए, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा। गुना का एक जो मानसिक दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका एक समूह बना हुआ है। तो गार्जियन ने एक एसोसिएशन बनाई है। उस एसोसिएशन में जितने भी जो दिव्यांग बच्चे वहां रहते हैं, गार्जियन की एक दिन की ड्यूटी होती है। अच्छा, अगर 20 बच्चे वहां रहते हैं, हर सप्ताह में उन बच्चों को गार्जियन मिल जाते हैं, तो वो गार्जियन प्रत्येक बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो बच्चों को पूरे समय गार्जियन मिलता है, गार्जियन को पूरे समय अपने बच्चों की मॉनिटरिंग मिल जाती है और सप्ताह के बाकी बचे हुए 6 दिन वो अपने परिवार के विकास में लगा लेते हैं। तो अगर इस तरह की अभिनव पहल करके हम यह काम करते हैं तो मुझे लगता है हम ऐसी समस्याओं पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं और यही समाज से जो लोग निकलते हैं वही शासन प्रशासन में आते हैं और शासन प्रशासन भी समाज की व्यवस्थाओं को देख के ही करता है। तो इसी सब से सुशासन की नींव और मजबूत होगी। सर, नीति जो निर्धारक लोग होते हैं या जो तंत्र में जो बैठे हुए लोग होते हैं वो हम सब के बीच के ही लोग हैं, समाज के ही लोग हैं और उनकी नीयत बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक हो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसमें एक एस्पेक्ट होता है। क्या कहेंगे उन लोगों को, क्योंकि हमारे देश में एक मंत्रालय है, मध्य प्रदेश में होगा देखें तो बाल कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग है, बाल आयोग है, ऐसे कई और तंत्र हैं, संस्थाएं हैं, आप जैसे लोग हैं काम कर रहे हैं। सर, जो तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे उनको कि कैसे अपनी नीयत सही रखें, अपने काम करने की शैली को किस तरीके से रखें ताकि जिस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं सर हमारे देश के बचपन की, ये वो बचपन है जो देश का भविष्य है और उसके लिए गंभीर होना कितना महत्वपूर्ण है? मैं अगर आपको आदित्य बताऊं, 0 से 18 वर्ष तक की जो उम्र है वो टोटल पॉपुलेशन का 41% होता है। उस 41% पर हर साल, हर प्रत्येक वर्ष बाकी लोगों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आने वाली है। इसलिए उसके लिए बहुत संवेदना के साथ काम करने की आवश्यकता है। शासन प्रशासन जो भी व्यक्ति करता है, जहाँ पे भी काम कर रहा है, मुझे लगता है उसे कई और कदम आगे बढ़ाने करके हम इन बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें ये है, जैसे मैंने कहा कि समाज को इसमें आगे आना पड़ेगा। मैं पहला और आखिरी अगर मेरा कोई सबमिशन है तो यही है कि जब समाज सामने आ जाता है, समाज खड़ा हो जाता है, तो समस्याओं का समाधान हो जाता है। सरकार तो एक प्रकाश स्तंभ की तरह होती है जो आपको दिशा दे सकती है बस, क्योंकि सरकारों की व्यवस्थाएं, सरकारों की शक्ति बहुत सीमित है, समाज की शक्ति असीमित है, और ये समस्या समाज की ही है। इसका समाधान समाज के अंदर से ही निकलेगा। तो जब तक हम अधिक से अधिक लोगों को इस तरह की अभिनव पहल में जोड़ सकते हैं, जैसे आप देखिए अभी जो कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या थी, धीमे धीमे लोगों ने कुछ बच्चों को गोद लेना शुरू कर दिया। मुझे याद है एक छोटी सी जगह में हजार बच्चों को तो कोई एक जिले में गोद लिया लोगों ने, और 1 महीने के अंदर उनको कुपोषण से बाहर निकाल दिया। सरकार के लिए बहुत बजट लगता, बहुत एक्सरसाइज करना पड़ती, पता नहीं क्या क्या होता, लेकिन कितनी सफलता मिलती उसकी कोई गारंटी नहीं थी। आंगनबाड़ी गोद लेने का चलन हमारे यहाँ चालू हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, और मैं देखता हूँ हर एक व्यवस्था को वो समाज से जोड़ देते हैं। सड़क में और खिलौने इकट्ठे करे उन्होंने, बिल्कुल, वो हर एक व्यवस्था को समाज से जोड़ देते हैं। और जब वो बात करते हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के सारे बच्चों के साथ, जो मैं कहूँ कि 41% आबादी है, उसे एक रिश्ता बनाया है। और वो रिश्ता कैसा है? मामा का रिश्ता है। हमारे क्या है, 2 माओं के बराबर प्यार करने वाला मामा। तो इसलिए जब भी कोई बात होती है, मुख्यमंत्री जी के पास बात करें, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी, मैंने पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी के सामने एक प्रस्ताव रखा था, उसका 50% ऐसा उन्होंने तुरंत माना। हिंदुस्तान में पहली बार मध्य प्रदेश में अलग से चाइल्ड बजट आया है। मेरी आपके माध्यम से एक मांग और भी है कि वास्तव में चाइल्ड बजट के साथ साथ में चाइल्ड डिपार्टमेंट और हो, जो विशेष रूप से केवल बच्चों के लिए काम करे, बच्चों की समस्याओं पर काम करे। अभी मल्टी डिपार्टमेंट होने की वजह से हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, और मध्य प्रदेश ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। और मतलब एक विशेष बात और भी है, जब कोविड आया और कोविड में बड़ी संख्या में लोगों की अकाल मौत हुई, जो हमारे बच्चे अनाथ हो गए थे कोविड की वजह से, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले उसका सर्वे कराया, और बच्चों को बिल्कुल उन्होंने एक गार्जियन का माहौल दिया। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर बुला करके वैसा ही उनके साथ वो किया जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं, बाद में भारत सरकार ने भी इसको माना है, और पूरे देश भर में वो चला है। लेकिन पहल करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई मामलों में मध्य प्रदेश इसमें अव्वल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं भी मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई, और उसको कई राज्यों ने अपनाया। लेकिन सर, यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने घर में माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा समय अपने स्कूल में बिताता है, शिक्षकों के साथ बिताता है, और शिक्षकों की भूमिका उस बच्चे के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई छोटी छोटी बातें कई बार बच्चा जो माता पिता से शेयर नहीं कर पाता वो शिक्षक से शेयर कर सकता है, या जो शिक्षक से शेयर नहीं कर पाता वो माता पिता से घर में आके शेयर करता है। क्या कहेंगे उन शिक्षकों को कि पढ़ाई के तर कैसा वो माहौल अपने स्कूल में दें उन बच्चों को, ताकि अगर बच्चे को कोई भी समस्या है, कोई दिक्कत है, किसी चुनौती का सामना वो कर रहा है, तो वो उस वैसा माहौल बना के दें जिससे वो बच्चा अगर घर में नहीं बोल पा रहा है तो कम से कम शिक्षक दोस्त बनकर उनकी बात सुन सके। बिल्कुल, शिक्षक को दोस्त बनकर ही सुनना पड़ेगा, तभी हम बच्चों की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। पिछले कई वर्षों में हम लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए हैं। एक प्रत्येक विद्यालय में काउंसलर होना चाहिए, और वो काउंसलर केवल बच्चे को देख रहा है या बात कर रहे इतने तक सीमित नहीं है। उसका बहुत एक हमें गहराई से देखना पड़ेगा। बच्चे की लाइफ स्टाइल में कोई परिवर्तन आया क्या? एकदम वो बंद सा डरा सा रहने लगा क्या? वो जो खुल के बोलता था वो नहीं बोलता है, या नहीं बोलता था खुल के बोलने लगा है? अगर उसमें कोई भी सडन चेंज आते हैं तो उसका बहुत डीपली मॉनिटरिंग करना चाहिए, उसके परिवार की तक ये मैसेज जाना चाहिए, और परिवार के बारे में भी जानकारी लेना चाहिए। अगर हम इस तरह से इस स्कूलों में संवेदनशीलता के साथ काम करने लगेंगे तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा, उसके अंदर नेचुरल टैलेंट है, उससे पीछे नहीं जाएगा और आगे बढ़ेगा। और बच्चे के अंदर जो एक टैलेंट है, हर एक बच्चे की अपनी अपनी विशेषता होती है जिसमें उसका कोई सानी नहीं है। नई शिक्षा नीति में बहुत ध्यान दिया गया है, जो उसके अंदर टैलेंट है उसमें प्राथमिकता से उसको आगे बढ़ाना, उसको बहुत खुशी मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं आता है, लेकिन हम उसको थोपते हैं। हो सकता है साइंस में वो बहुत अच्छा हो, अगर वो साइंस में चला जाए तो शायद वो बहुत बड़ा काम कर ले। अक्सर लोग बोलते हैं सचिन तेंदुलकर के पिताजी अगर उनको डॉक्टर बनाते तो शायद अच्छा डॉक्टर नहीं बना पाते, तो देश से इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं मिलता हमें।
फोकस होने की बहुत आज आवश्यकता इस बात की है शिक्षा व्यवस्था में कि हम उस पर फोकस हों और बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो निकाल के उस दिशा में ले जाएं। उस दिशा अगर में यह ले जाते हैं तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। जब सर्वांगीण विकास होगा तो मुझे लगता है उस बच्चे से समाज जो अपेक्षा करता है, देश जो अपेक्षा करता है, वैसा एक नवयुवक तैयार होगा और समाज और राष्ट्र के लिए एक संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन करने वाला व्यक्ति होगा और यह एक प्रक्रिया और परंपरा बन जाएगी। और ये तब होगा सर जब हम फोकस्ड होंगे। और सुशासन की जो सबसे शुरुआत हमने कही कि सुशासन क्यों जरूरी है, क्योंकि कई संस्थाएं हमारे यहाँ हैं, नीति हम बहुत बनाते हैं, नियम हम बहुत बनाते हैं, कानून हम बहुत बनाते हैं, तंत्र बहुत बनाते हैं, संस्थाएं बहुत हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए, फोकस्ड भी हैं, लेकिन अगर सुशासन वहाँ नहीं होगा तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। अगर वो कुशासन में तब्दील हो जाएगा तो इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा, अच्छी नीयत के साथ काम करना पड़ेगा और जिस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति में सुशासन को समझना जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है आपकी बातों से बहुत कुछ समझने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि एक विराट अनुभव है आपका, बाल आयोग का भी है, आप बच्चों के क्षेत्र में भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, विधि के क्षेत्र में भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, समाज में लंबे समय से काम कर रहे हैं। सुशासन कितना महत्वपूर्ण है ये जानने का अवसर हमारे दर्शकों को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।